नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं CDP अर्थात बाल विकास व मनोविज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो की मदद से आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा और यह वीडियो किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बुद्धि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से सही परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम है परिवार। मतलब सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम क्या है? तो परिवार है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चों का जो सोच होता है वयस्कों से भिन्न होता है। कौन सी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में सही है। सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। तो उनके अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक है। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में ऐसे बालक जो अपने साथ अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब कोई भी बच्चा कक्षा कक्ष में अपने अनुभव को लाता है तो उसे नीच भाव से नहीं देखना चाहिए, उसके सोच को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह जो दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहेल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो वह अवस्था दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अर्थात समावेशी शिक्षा का विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अगला प्रश्न है, कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अर्थात कंठस्थीकरण एवं स्मरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में
सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अर्थात शिक्षक को विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे कि वे उत्सुक और प्रेरित रहें। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। उपर्युक्त कथन किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला है, वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है किसका उदाहरण है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। अगला है, चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करने का प्रकार है। तो योग व्यवकलन का विलोम कहने का क्या तात्पर्य है? अर्थात योग और व्यवकलन के विलोम को कहने का क्या तात्पर्य है? अगला है, अधिगम व्यवहार अधिगम है तो व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। अगला प्रश्न है, कोहेल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो पूर्व परंपरागत। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए कौन सा चरण वांछनीय है? तो व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। अगला है, चिंतन है अर्थात चिंतन क्या है? तो चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। अगला है, थॉर्नडाइक द्वारा नियम प्रतिपादित किया गया है। तो थॉर्नडाइक द्वारा नियम जो है वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभार का नियम है। अगला है, बुद्धि की कौन सी श्रेणी हॉवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में सुझाई गई है? तो गणितीय कौशल, संगीत कौशल तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल। अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? तो समस्या आधारित, निर्देशित अन्वेषण तथा प्रदर्शन। कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता तथा आकांक्षा स्तर। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हॉवर्ड गार्डनर थे। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में सही है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं और इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है। अगला है, कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना। अगला है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषा अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? तो अंतःक्रियावादी। अगला है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए कौन सी परवरिश अधिकतम प्रभावी है? तो प्राधिकारिक। कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है? तो प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण। अगला है, अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में सही है। तो संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है।
अर्थात कहने का मतलब है कि संकलित आकलन जो है औपचारिक आकलन कहलाता है। अधिगम अयोग्यता, अधिगम अयोग्यता यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। विकास के संबंध में सार्थक तथ्य है, यह आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला है अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। तो विशेषता है कि अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। अगला प्रश्न है समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। मतलब कितने समय के लिए शिक्षित करना? तो अधिकांश समय के लिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं, तो उसे भाषा अर्जन साधन कहते हैं। अगला है कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित है? तो ऊर्जित, निर्दिष्ट तथा सतत। अगला है गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम। वंचित बालक की विशेषता है। तो वंचित बालक की विशेषता है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। अगला है एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह रहता है, यह कथन किस महत्व पर बल देता है? तो आनुवंशिकता के। अगला है विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी किससे विकसित होते हैं? तो समग्रता तथा संपूर्णता से। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो क्या कहलाता है? तो आसन्न विकास क्षेत्र। अगला है संवेग की प्रकृति। मतलब संवेग की प्रकृति क्या है? तो संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगला है समस्या समाधान में सम्मिलित है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। अगला है शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा करता है तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। कक्षा समृद्ध वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। अगला है कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? तो रचनावाद से। अगला है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला है बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा है तो अनुत्क्रमणीयता, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता। अगला है खाली स्थान के अलावा किस कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए अनियंत्रित करता है? तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो करके सीखना, परियोजना विधि तथा सहयोग से सीखना। अगला है
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। अगला है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जाता है? तो यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अगला है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन अर्थात बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अगला है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अगला है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कहाँ? तो बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगला है, बच्चों में प्रतिभाशालिता खाली स्थान के कारण हो सकती है। यानी बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। अगला है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई के आधार पर वर्गीकृत करता है। कक्षा में सृजनात्मक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त तरीका है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। अगला है, एक संवेग है, तो डर जो है एक संवेग है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कर सकता है। तो किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अगला है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चे की सोच है। तो बच्चों के द्वारा इस प्रकार का कहा गया कथन बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है वह संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष। अगला है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है तो संवेदनशीलता। संवेदन का तत्व है व्यवहारात्मक, दैहिक तथा संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम है ज्ञान, उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण की विशेषता है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता स्वेच्छाचारी है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत
विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। और अंतिम प्रश्न, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।